Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again welcome back to our YouTube channel AK Education. Dear viewers, हम अपने MCQs प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के सेशन में हम अपने MCQs को क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम अपने प्रीवियस सेशन में इस चैप्टर के 15 MCQs डिस्कस कर चुके हैं। उन MCQs तक एक्सेस हासिल करने के लिए आप AK एजुकेशन के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ NMD कैट केमिस्ट्री के MCQs को सर्च करके आप अपने हम प्रीवियस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये कहा गया है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर द डी सबशेल आर, कि जो S, P, D और F में जो D सबशेल होता है इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज़ की तादाद कितनी है। अब याद रखिए, यहाँ उसने हमसे हरगिज़ ये नहीं पूछा कि इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है क्या, बल्कि उसने ये पूछा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तादाद दरअसल कितनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये रेंज करती है -L टू +L, जहाँ L से मुराद एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपको याद होना चाहिए कि S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है। जब आपको ये चीज़ याद होगी तो आप बड़े क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि एस सब शेल में चूंकि उसकी वैल्यू एल की 0 है तो ±0 एक ही कंसीडर किया जाएगा और उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तादाद 1 होगी। अगर पी सब शेल की बात की जाए जिसके लिए एल की वैल्यू हमारे पास 1 थी, इस वजह से इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू +L से -L तक अगर रेंज करें तो हमारे पास +1, 0 और -1 बनेगी। लिहाजा इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ की तादाद 3 हो जाएगी, क्योंकि +1, 0 और -1 ये 3 डिजिट्स हैं। अब जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो D सबशेल के रिलेटेड है और हमें पता है D के लिए जो वैल्यू है L की वो 2 होती है। इस वजह से अगर हम -L टू +L वैल्यू रेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। इन तमाम दर वैल्यूज़ को काउंट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। और अगर ये क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि F सबशेल के कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं, तो आपको पता है कि F सबशेल में जो L की वैल्यू होती है वो हमारे पास जो है वो 3 हो जाती है। इस वजह से इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ होंगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, यानी इन टोटल ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ हो जाएंगी। अगर तो वो F सबशेल के लिए पूछता तो फिर डेल्टा ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन चूंकि हमसे पूछा डी सबशेल के रिलेटेड है इस वजह से चार्ली ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें तो हमसे पूछा जा रहा है अ p ऑर्बिटल हैज डैश एनर्जी देन द s ऑर्बिटल ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो s और p दोनों के लिए अगर सेम हो तो फिर हमें ये बताइए कि किसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि एनर्जी ऑफ अ सबशेल कोई भी हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+L वैल्यू की। अब यहाँ चूंकि n की वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों के लिए सेम हैं, इस वजह से हम L वैल्यू पे फोकस कर लेंगे। जिस पॉइंट की या जिस ऑर्बिटल की L वैल्यू ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल में ज़्यादा एनर्जी होगी और जिस ऑर्बिटल की L वैल्यू कम होगी उसमें कम एनर्जी होगी, क्योंकि ये n+L वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका n+L वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब चूंकि n यहाँ सेम है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि n हमारे पास दोनों केसेस में 1 है। अब 1 + s के लिए जो है हमें पता है L की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा 1 + 0 अगर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा।
लेकिन अगर पी सब शेल की बात की जाए तो हमें पता है उसके लिए एल की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू हमने दोनों केसेस में 1 रखी थी। इस वजह से 1 + 1 2 हो जाएगा। तो पी सब शेल के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू एस सब शेल, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 2 आ रहा है और अगर एस सब शेल की बात करें तो 1 + 0 n + l वैल्यू कम आ रही है। लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जैक्ट आंसर बी होगा हायर, क्योंकि पी ऑर्बिटल की n + l वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में मूव कर जाएं तो यहाँ कहा जा रहा है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर एटम, कि कॉपर एटम के लिए जो 19वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एग्जैक्ट क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या होंगी। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, जो कि हमें मालूम है कि कॉपर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 29 होते हैं। इस वजह से हम ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साइड पे कर लेते हैं और ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन तो एक साइड पे चले गए। अब जब भी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो आखिरी सेल होगा, जो आखिरी शेल जो कि इसमें आएगा कॉपर के आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो 3d होगा। अब 3d की वैल्यू हमने यहाँ स्पेसिफाई करनी है कि यहाँ 3 और d की वैल्यूज़ क्या आएंगी। अब हमें पता है कि 3D इस किस्म का क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस सेशन में भी कर चुके हैं, कि जब मैंने बताया था कि आपको n की वैल्यूज़ तो वो डिजिट ही बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2s कहूँ तो यहाँ n की वैल्यू तो वैसे ही स्पेसिफाई हो गई कि n की वैल्यू 2 है। अब कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो 3D होगी। अब 3D में हम देख लेते हैं कि 3D चूंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन है, अब हमें यहाँ 29वें इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ 19वें इलेक्ट्रॉन की चाहिए। लिहाजा जब 19वें इलेक्ट्रॉन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो डी के बजाय पी में आ रहा है। अब अगर हम पी की बात कर लें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं है। अगर पी से पीछे मूव करें तो हमारे पास एस आ जाएगा। अब इसको ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर ही समझ आ सकता है। मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चले वर्बली बोल भी देता हूँ। हमें पता है कि कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 4s1 3dxy 2 3dyz2 3dxz2 3dx² y² 2 एंड 3dx² z² d² के बराबर होती है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ क्लैरिफाई है ना कि 19वां इलेक्ट्रॉन आता कहाँ है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारे पास जो 19वां इलेक्ट्रॉन है, इस केस में वो हमारे पास आ रहा होता है 4s के अंदर। किस में आ रहा होता है? 4s के अंदर। जब आपको 4s का पता चल गया तो फिर आप बहुत आसानी से बता देंगे कि n जो है वो 4 के इक्वल है और s के लिए l की वैल्यू चूंकि 0 है। अब s के लिए हमें पता है कि जब l की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू में मैंने अभी बताया कि किस तरह मालूम करते हैं, पॉजिटिव L टू नेगेटिव L। इस वजह से m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ देख लें, चारों के चारों ऑप्शन में खुद ही बता दी गई कि +1/2 है। और याद भी रखिए कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, तो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बयान करी होती है। लिहाजा इस पर आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मेन चीज़ जो आपने चेक करनी होगी वो सिर्फ n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू होगी। अब अगर यहाँ मैं बताऊँ तो अल्फा ऑप्शन मेरे पास एग्जैक्ट है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है और मैंने बताया था ये 4s में आता है हमारा 19वां इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर चेक भी कर सकते हैं। l अब चूंकि s के लिए 0 है और अल्फा ऑप्शन में l की वैल्यू 0 ही दी गई। अब जब l की वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव L टू नेगेटिव L, अगर हम m की वैल्यू देख लें तो वो भी हमारे पास 0 ही बनेगी, ये भी ठीक है। और स्पिन तो वैसे ही इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि सभी में +1/2 दी गई है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 18 में अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ली जाए तो यहाँ कहा जा रहा है द डी ऑर्बिटल विच इज बाई लोड विद कॉलर इज रिप्रेजेंटेड एज, कि कौन सा ऐसा डी ऑर्बिटल है जो कि बाई लोब्ड होता है और उसके सेंटर में एक कॉलर है। ये भी हमारे पास एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है और अगर आपने डायग्राम चेक की हो तो हमें पता है कि जो डीजी स्क्वायर ऑर्बिटल होता है ये बाई लोब्ड होता है, इसके दो लोब होते हैं और सेंटर में एक कॉलर होती है। ये बिल्कुल एक ग्रामेटिकल और डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, इस वजह से इसका ऑप्शन चार्ली होगा। डीजी स्क्वायर आप अपनी बुक से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो डीजी स्क्वायर ऑर्बिटल होता है ये बाइलोब्ड होता है, इसमें दो लोब होते हैं और सेंटर में एक सर्कुलर कॉलर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ली जाए तो लिखा है डैश इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद के पॉजिटिव, कि के पॉजिटिव के साथ कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को सबसे पहले समझें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा किसे जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी दो स्पीशीज को कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन 6, इसी तरह कार्बन 7 और कार्बन 18। अब इनमें अगर हम चेक करें तो कौन से ऐसे हैं एलिमेंट्स के जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी वो एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अब गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जा रहा है कि पोटाशियम का जो पॉजिटिव आयन है वो किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें पता होनी चाहिए कि वो खुद 19 होते हैं, लेकिन गिवन में देखें वो के पॉजिटिव लिखा गया है और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस वजह से यहाँ के पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। अब हमने यहाँ बाकी जितने भी गिवन ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो। सबसे पहले अल्फा ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास फास्फोरस -3 है और हमें पता है कि फास्फोरस में खुद इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो हमारे पास 15 होती है। अब जो गिवन ऑप्शन में हमें दिया गया है वो है P-3 कि फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन किए हैं। हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। तो P-3 में तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 उसके अपने और 3 जो उसने गेन करके -3 नेगेटिव चार्ज अटेन किया, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। बीटा ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इसमें आ जाता है सिलिकॉन -4। सिलिकॉन के बारे में आपको पता है कि इसमें अपने इलेक्ट्रॉन 14 है। अब इसने -4 इलेक्ट्रॉन मजीद अटेन करके रखे हैं, इस वजह से इसमें 14 अपने इलेक्ट्रॉन और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने खुद गेन करके -4 चार्ज लाया, इस वजह से इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। चार्ली ऑप्शन को देखें तो हमारे पास सल्फर है और सल्फर में खुद इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं। अब चूंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन कर रखे हैं, इस वजह से सल्फर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 + 4 18 हो गए। लिहाजा ये तीनों के तीनों ऑप्शन में जो भी स्पीशीज हमें दी गई हैं इनके अपने एक्चुअल इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं उनका सम हमेशा 18 के बराबर आ रहा है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 20 में डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट के ये सारी की सारी स्पीशीज के पॉजिटिव के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और लॉजिस्टिकली मैंने बता दिया कि ऐसी दो स्पीशीज को हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में मूव करें तो हमसे कहा यह जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 26, कि एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 26 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एम शेल ऑफ दिस एलिमेंट इन ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे गौर करें कि उसने हमें ये कहा है कि एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, यानी ना तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है और ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यानी फर्स्ट चीज़ जो हमें क्लैरिफाई हो गई कि इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 26 ही हैं। यानी अगर तो वो हमें ये कह दे कि इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं या इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो इस केस में वो हमें ये मत कहता कि ये ग्राउंड स्टेट में मौजूद है।
ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जिस दौरान इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो, एटम स्टेबल हो, ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा हो और ना ही उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो गया कि क्वेश्चन नंबर 21 में सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना है कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसने खुद भी बता दिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास 26 हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो आपको पता हो जानी चाहिए कि वो कौन सा ऐसा एटम है कि जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको वो मालूम होना चाहिए कि आयरन Fe26 ये वो एटम है कि जिसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर आप ये चेक कर लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख कर चेक कर सकते हैं। जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो अब आपको पता है कि एम शेल थर्ड शेल को कहा जाता है और थर्ड शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं ये हमने चेक करनी है। अब थर्ड सेट में हम कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने जिस पी वाई जी कुछ भी लिखा है, कोई भी ऑर्बिटल लिखा है जिसके साथ हमने n की वैल्यू 3 लिखी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम गिन लेंगे। और अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोकस करें तो हमारे पास 3s2, 3p6 और 3d6 आ जाते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हो गए, और 3d में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन कुछ इस किस्म के आ रहे हैं कि जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखनी आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लिहाजा ये एमसीक्यूज तब तक आपको समझ नहीं आएंगे और आपके सर से ही गुजरते जाएंगे जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीख लेते। क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। दिस रिप्रेजेंट्स n। कि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी अननोन एटम की दे दी गई और हमसे ये कहा गया है कि ये बताइए ये कौन सा एटम है और ये किस स्टेट में है। आया ये अल्फा ऑप्शन के मुताबिक ग्राउंड स्टेट में है, बीटा ऑप्शन के मुताबिक एक्साइटेड स्टेट में है, चार्ली ऑप्शन के मुताबिक हाइब्रिडाइज स्टेट में है, या डेल्टा ऑप्शन के मुताबिक मॉलिक्यूलर स्टेट में है। अब यहाँ देखें, द कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट। वाई? आपको ये चीज़ तो पता लग गई कि ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन रीजनिंग की तरफ भी तो गौर करें कि क्यों ये ग्राउंड स्टेट है। देखिए, अगर तो ये एक्साइटेड स्टेट में होता तो इसके आखिरी सब शेल में 2px में, 2py में या 2pz में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता। एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन मूव करके किसी पी सब शेल में, यानी लोअर से हायर एलिमेंट में, जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाए तो फिर हम उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं। पहले S2 में भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। P सब शेल की बात की जाए 2s2 तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। P की बात कर ली जाए तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और वो भी पूरे हैं। लिहाजा इस वजह से इसमें जो गिवन शेप है वो हमें यही बता रही है कि ये ग्राउंड स्टेट में है। ना तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रखा है। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ कंफ्यूज करेगी कि क्या ये हाइब्रिडाइज स्टेट में मौजूद है कि नहीं। तो हाइब्रिडाइज स्टेट के बारे में जान रखिए कि अगर कभी भी हाइब्रिडाइज स्टेट होगी तो उसमें आपको कम से कम एक ऐसा ज़रूर ऑर्बिटल मिलेगा जिसमें लिखा होगा sp2, sp3 या sp। अब यहाँ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं नहीं लिखा है sp31, sp21 या sp1। लिहाजा ये ना तो हाइब्रिडाइज स्टेट है ना एक्साइटेड स्टेट है। अब डेल्टा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि आया कहीं मॉलिक्यूलर स्टेट में तो नहीं। और हमें पता है कि मॉलिक्यूल बनाने का मकसद ये होता है कि आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा करके ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को पूरा करना। अब अगर देखें, अगर ऑक्टेट रूल को हमने कंप्लीट करना हो तो 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2pz इलेक्ट्रॉन
दो होने चाहिए, लेकिन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा ये मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं। और अगर आपको ज़रा से इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम की है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 की नहीं बल्कि N नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है। बहरहाल ये क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया था, इस वजह से इसका अल्फा ऑप्शन ग्राउंड स्टेट एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे देख लेते हैं, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर 29। देख लें, फिर से उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉपर 29 की क्या है। अब देखिए, फिर से सिंपली आपने यही काम करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन 29 है, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो गेन किया है ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब कॉपर 29 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ देख लें, शुरू वाले उसने एसपीडी शो ही नहीं किए बल्कि डायरेक्ट लिख दिया है आर्गन। अब आर्गन इस वजह से कॉमनली लिखा जाता है ताकि हम स्पेस बचा सकें और हम कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब इस आर्गन का मतलब यहाँ ये है कि जो आर्गन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी की अलामत है, वो स्टेबिलिटी तो इसमें मौजूद है, उसके बाद भी हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है और वो गिवन है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 23 में बात कर लें तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर 29 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 और 3d10 होती है। अब आपने ऐसा चेक करना है कि जहां 4s1 हो और 3d में सारे के सारे 2 2 2 2 2 हो। अल्फा ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 4s में 2 है। अब हमें पता है 4s में कभी 2 नहीं आ सकता, 4s में हमेशा 1 आएगा, लिहाजा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बीटा ऑप्शन में देखें, यहाँ 4s1 है, 3d2 है, 3d2 है, 3d2 है, 3d2 है, 3d2। इस ऑप्शन को हम 1 मिनट के लिए लॉक कर लेते हैं कि शायद ये ऑप्शन ठीक हो। बहरहाल ये अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है क्योंकि सभी डी में 2 हैं और एस में 1 है। चार्ली ऑप्शन क्यों गलत है, इसमें एस में तो 1 है लेकिन 3d जेड स्केयर जो कि आखिरी ऑर्बिटल यहाँ शो किया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, हालांकि इसमें 2 होने चाहिए। डेल्टा ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इसमें भी 3d एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और 3d जी स्क्वेयर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, हालांकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो बीटा ऑप्शन जिसे हमने लॉक किया था दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ले जाए तो यहाँ हमसे पूछा ये गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन, कि इनमें से कौन सा ऐसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जो कि आर्गन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। यानी हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए और हमने इनमें से ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, ऐसा एटम ढूंढना है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के रिलेटेड हो। दूसरे अल्फाज में वो हमसे कहना ये चाह रहा है कि मुदर्जा झैल में से आपने उस चीज़ को बताना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो। अब सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा एटम है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। मैं डायरेक्टली उन्हीं एटम को अप्रोच कर लेता हूँ जिसमें एग्जैक्टली 18 एलिमेंट्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। गिवन ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ टाइटेनियम +4 वाहिद ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। वो कैसे, हमें पता है कि टाइटेनियम में खुद इलेक्ट्रॉन की तादाद 22 होती है। आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ग्राउंड स्टेट में। अब टाइटेनियम में ग्राउंड स्टेट में तो हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट या जो स्टेट हमें दी गई है उसको चेक करें तो टाइटेनियम +4 है। अब देखें टाइटेनियम के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 22, और +4 साइन कब आया होगा, जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव किए होंगे। अब अगर इसने अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्राउंड स्टेट से 4 कम हो गई है, और ग्राउंड स्टेट में इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन थे और जब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर लीजिए तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और हमसे पूछा भी ये गया था कि जो आर्गन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है उस जैसा और इनमें से कौन है। अब इनमें से एक ही है टाइटेनियम +4।
मैं बाकी को इस तरह से डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ दीज का तो ऑप्शन ही मौजूद नहीं, लिहाजा इनमें से कोई एक ही राइट ऑप्शन होना था। इस वजह से मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया टाइटेनियम +4 को, क्योंकि मुझे पता है कि टाइटेनियम में कुल इलेक्ट्रॉन 22 हैं और +4 चार्ज इस पर तब आया जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इस वजह से 22 में से 4 निकाल कर मेरे पास आंसर 18 आ गया, जो कि ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की सेशन का आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे ये पूछा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, फेडरल टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, सिंध टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, इसी तरह ये केपीके की टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है जिसमें भी फेडरल की बुक पढ़ाई जा रही है। अलबत्ता कोई भी बोर्ड हो उसमें ये चीज़ तो मौजूद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की भी लिखी है और पंजाब टेक्स्ट बुक में तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं। इनमें आपने कॉपर और क्रोमियम के केस में एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है इसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन मेंटेन किए जाते हैं या फिर 10 इलेक्ट्रॉन मेंटेन किए जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि d ऑर्बिटल में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन ना रखे जाएं, 4 रखे जाएं या 9 रखे जाएं। अगर ऐसा केस हो भी जाए तो हम ये करते हैं कि कॉपर और क्रोमियम के केस में हम एक इलेक्ट्रॉन s सबशेल से निकाल कर एक्साइट करके d ऑर्बिटल को दे देते हैं। यही वजह है कि क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है 3d में, क्योंकि d में 9 बच रहे होते हैं अगर हम s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, लेकिन d में या तो 5 आ सकेंगे, स्टेबिलिटी की अलामत है, या फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे। और यही वजह है कि हम कॉपर और क्रोमियम को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनकी हम कॉमन डेफिनेशन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि ऐसे एलिमेंट्स के जिनके आखिरी शेल जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में हो, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लिहाजा एक चीज़ तो हमें कंफर्म हुई कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी एग्जांपल में कॉपर और क्रोमियम है, इनमें 3d ऑर्बिटल हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होगा। लिहाजा अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन इन द क्वेश्चन नंबर 25 कि 3d ऑर्बिटल विल बी कंप्लीटली फिल्ड, कि 3d ऑर्बिटल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी सभी d ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या फिर 3d10 होगा यानी सभी d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी जो बीटा ऑप्शन है 3d इज हाफ फिल्ड, ये तो बिल्कुल गलत। 7 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, हमें ये पता है कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें हमेशा आ ही 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, वो s ऑर्बिटल हो, p हो, d हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो कभी आ ही नहीं सकते। और डी ऑप्शन में लिख दिया 8 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, ये तो लॉजिस्टिकली ही गलत है। लिहाजा अल्फा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बचता है। होप्स हो कि आपने आज के सेशन में जो 10 MCQs किए हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिए ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए इनके लिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहली स्किल जो कि आपके पास होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की स्किल होनी चाहिए। और याद रखिए NMT कैट में अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आए तो वो इसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन भेजेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी और इसके रिलेटेड MCQs पूछा जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दे दी जाएगी, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पूछी जाएगी। इसमें टर्म्स कम और स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, और स्किल एक ही है जो मेन स्किल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की स्किल है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 10 MCQs डिस्कस किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन नंबर 4 में, कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा मज़ीद प्रैक्टिस लेकर आएंगे, मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, इसी तरह चैनल का भी रखिएगा ख्याल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि इन डेज़ में कोई भी कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू एनी फाइनेंशियल इशू। आपकी मदद उनका सहारा बन सकती है, वो भी NMT कैट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हल जज़ाअल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ भी नहीं है।
और वो शायर भी कहते हैं ना, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह वन डे अल्लाह आपकी मदद करेगा, और वो मदद शायद आपको NMD कैट के एग्ज़ाम में बैठे हुए भी मिल सके। लिहाजा दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।